नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण पर फैसला टरा। 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। गुजरात दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सादली में सरदार गाथा पदयात्रा में हुए शामिल। कार्यक्रम में गिनाई उपलब्धियां। संचार साथी ऐप पर सरकार का बयान। फोन में ऐप रखना अनिवार्य नहीं। विपक्ष के आरोपों पर सिंधिया बोले, जो सत्य नहीं दिखाना चाहते उन्हें सत्य नहीं दिखा सकते। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक केस में सीबीआई जांच शुरू। जांच को लेकर बीजेपी कांग्रेस में तकरार। बागेश्वर में राज्य सरकार की हेली सर्विस बनी वरदान। पहाड़ों के लिए बेहद मुफीद, बुजुर्गों के लिए उड़ान योजना मुफीद। नैनीताल जमरानी बांध निर्माण में स्थानीय लोगों की मांग। भीमताल जमरानी क्षेत्र स्थानीय लोगों की उठी मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 9 दिसंबर को करेगा। रेलवे की तरफ से कहा गया कि हमें ट्रैक बनाना है, इसलिए जल्द सुनवाई की जाए। ये मामला करीब 50,000 की आबादी से जुड़ा है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड प्रशासन से पूछा था कि राज्य सरकार के पास इतनी बस्तियों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह बसाने के लिए मास्टर प्लान क्या है। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की दाखिल याचिका पर सुनवाई होनी थी। सुनवाई से पूर्व संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने की उम्मीद थी, लेकिन किन्हीं कारणों की फिलहाल अब 10 दिसंबर को इस मामले की तारीख रखी गई है। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड धराली में विगत अगस्त माह में भीषण आपदा हुई, जिसमें काफी बड़े पैमाने पर जानमाल की हानि हुई। कई घर, होटल और दुकान तहस नहस हुए और सैकड़ों की संख्या में वहां जाने भी गई, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा वहां तुरंत आपदा राहत बचाव कार्य किया गया। इस आपदा के बाद सरकार द्वारा आपदा की जांच शुरू की गई। किन कारणों से इस आपदा ने भीषण रूप लिया, जांच का जिम्मा कर्नल अजय कोठियाल को दिया गया, जिन्होंने धरातल पर जाकर देखा कि आपदा के कारण कितना नुकसान हुआ और कितनी जानमाल की हानि हुई। वहीं इस जांच के बाद कर्नल कोठियाल ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आपदा विभाग की बैठक में कई ऐसी बातें बोली जो सरकार को अब असहज कर रही हैं। को ये कहना चाहिए प्रमुख विपक्षी, और हमारी कोई बात जाएगी तो कांग्रेस निश्चित तौर पर उसको लपके भी है और उस पर बोलेगी भी। अगर राहत कार्य में कहीं कोई ढिलाई हुई है और कोई इस तरह के तथ्य सामने आते हैं तो कांग्रेस को बोलना ही चाहिए। ये विपक्षी दल होते के नाते अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसको मैं गलत नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कर्नल कोठियाल जी की भी समझ में आ गया होगा कि बात कहाँ रखनी चाहिए। ये डिजास्टर पे एक डिस्कशन है और क्योंकि मैं भी इसका हिस्सा हूँ,
कुछ बेसिक्स में ऐसी शेयर करना चाहूंगा। धराली की बात हम कर रहे हैं, भाई साहब ने बोला कि धराली में डिजास्टर आया। हमने ये भी समझ लिया कि हमारा हिस्ट्री बोलती है कि वहाँ पहले भी डिजास्टर आया था, फिर दोबारा आया, फिर तिबारा आया, फिर भी लोग वहाँ पे हैं। पर हम एक दूसरे तरीके से अगर सोचें कि हम ना हिमालय के रहने वाले लोग हैं, हिमालय की बनावट जो टेरेन कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्रकार का होता है कि रहने की जगह ही लिमिटेड होती है। उत्तरकाशी के धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहां पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा का के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहाँ पुनर्निर्माण के कार्य हुए उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। और अब खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा की समाप्ति के बाद अब परिवहन विभाग की तरफ से कॉमर्शियल वाहनों के लिए बनाए गए ग्रीन कार्ड का आंकड़ा जारी किया गया है। इस बात पर चारधाम यात्रा के परिवहन नोडल अधिकारी संदीप सैनी ने कहा कि इस बार की चारधाम यात्रा सुगम रही है, जिससे इस बार 32,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बने हैं और इसमें हमें 1,95,00,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई कॉमर्शियल वाहन बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनाकर यात्रा पर गए थे, जिसमें सघन चेकिंग के दौरान लगभग 12,500 वाहनों के चालान हुए हैं। इस बार हम चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारधाम बहुत ही हमारा सकुशल चारधाम यात्रा हुई है, सुगम चारधाम यात्रा हुई है, जिसमें ग्रीन कार्ड के जो आंकड़े हैं हमारे 32,000 से ज़्यादा ग्रीन कार्ड बने हैं और उसमें 1,95,00,000 का हमारे पास रेवेन्यू भी आया है। और जो इतनी भी हमारी एनफोर्समेंट टीम्स थी और जो हमारे चेक पोस्ट थे, क्योंकि उसमें सघन प्रवर्तन कार्रवाई भी की गई थी कि बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के किसी भी गाड़ी को अलाउ नहीं किया गया था, तो उसमें लगभग हमारे 12,500 के आसपास चालान भी हुए हैं, जिससे रेवेन्यू भी आया और यात्रा भी बहुत कंट्रोल्ड वे में चली है। तो इसी का नतीजा है कि हमारे सारे टीम का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इसमें दिखाई दिया। और अब खबर देहरादून से है, जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद से उत्तराखंड के बॉर्डर क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि राजधानी देहरादून भी उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। इसलिए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर रात और सुबह तड़के सीमा क्षेत्रों, चेक पोस्टों व आंतरिक मार्गों में आकस्मिक चेकिंग की गई। इस दौरान 1800 से ज्यादा वाहनों की चेकिंग और 3300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। चेकिंग के दौरान उनके सत्यापन से संबंधित जानकारियां भी ली गई और वाहनों की भी पूरी तलाशी की गई है। हाँ, दिल्ली की घटना के उपरांत जो है उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे। खासकर राजधानी देहरादून में जिस तरह के सामरिक महत्व के प्रतिष्ठान है और अंतर्राज्यीय जनपदों से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ इसमें यहाँ देखा है टूरिस्ट भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। इसको देखते आकस्मिक रूप से जो निर्देश प्राप्त हुए उसमें विभिन्न क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 1.5 से 2 घंटे आकस्मिक रूप से विभिन्न स्थानों पर समय बदल के चेकिंग की जाती, चाहे वो देर रात्रि हो चाहे प्रातः हो। और इसमें पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो हमारे हैंडल डिटेक्टर हैं या कोई चीज़ चेक करनी है, हमें वाहन चेक करना है, उनके सामान को चेक करना है, तो पूरी थॉरोली चेक किया जाए। साथ ही साथ जब ये चेकिंग हो, खासकर अंतर राज्य जो हमारे चेक पोस्ट हैं, तो पूरी तरह से वो आर्म्ड हो और जो एहतियात होती है उसको बरता।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। दून पुलिस द्वारा शिक्षण संस्थानों को नशा मुक्त बनाए जाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कल टेटमेंट टाउन क्षेत्र के एक निजी शिक्षण संस्थान में औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की संयुक्त टीम शामिल थी। इस औचक कार्रवाई के दौरान संस्थान के 145 छात्र छात्राओं का रैंडम यूरिन ड्रग टेस्ट किया गया। दून पुलिस के लिए राहत की बात यह रही कि सभी 145 छात्रों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। ड्रग्स फ्री कैंपस पहल के अंतर्गत अब दून पुलिस अब तक शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कुल 572 छात्रों का ये टेस्ट करा चुकी है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में 24 से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाले मंसूरी विंटर लाइन कार्निवाल 2025 की तैयारियों की समीक्षा की है। राजपुर रोड स्थित मंथन सभागार में हुई बैठक में कार्निवाल को आकर्षक और सफल बनाने के लिए शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एडवेंचर स्पोर्ट्स, फूड फेस्टिवल तथा ऐसी तमाम गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने सभी अधिकारियों की सभी व्यवस्थाएं, पार्किंग, यातायात सुरक्षा, बिजली, पानी, सफाई और अलाव व्यवस्था समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हाईकमान द्वारा प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस आगामी चुनावों के लिए कमर कसती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में बैठक के दौरान हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस को आक्रामक रूप से चुनाव में उतरने के निर्देश भी दिए हैं, जिसके चलते प्रभावी ढंग से प्रदेश कांग्रेस आगामी चुनावों के लिए उत्सुक दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि अगर कांग्रेस आक्रामकता से चुनाव लड़ने की बात कहती है तो भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है और कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी है और भाजपा की अपनी स्ट्रैटेजी है। कांग्रेस चुनाव की तैयारी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर दिन चुनाव में होती है। ये तो आने वाला समय व चुनाव ही बताएगा। जिन लोगों से भी बात हुई, अगर वो कहते भाई आक्रामकता से चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं। हर पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, हमारी स्ट्रेटजी अपनी अलग है। वो आज चुनाव की तैयारी करते हैं, हम हर दिन चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर दिन चुनाव में होती है, तो दोनों का अपना एक स्ट्रेटजी है। इसके बाद आगे जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा तो देखा जाएगा कहाँ क्या होता है। हम लोग अपने साथ चुनाव लड़ेंगे, और बात तो राजनीतिक दल है वो भी अपने साथ चुनाव लड़ेगा। और अब खबर देहरादून से है, जहां 21 सितंबर को हुई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले पर अब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है, जिसमें उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पंवार के साथ कई लोगों की जा रही बातचीत। इस बात पर 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि बेरोजगार छात्रों की सीबीआई जांच की मांग की गई थी और उसके तहत उत्तराखंड की सरकार वो जांच करा रही है और निश्चित तौर पर उस जांच के अच्छे परिणाम आएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले पर अगर सीबीआई सरकार की कठपुतली बन गई है तो ये युवाओं के लिए उचित नहीं होगा।
देखो, जो काम सीबीआई का वो सीबीआई को करने दीजिए, उसमें आप और मैं सुझाव दें तो ज़्यादा ठीक नहीं लगता। लेकिन मुझे इतना पता है कि बेरोजगार छात्रों की जो एक मांग थी कि इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए, उत्तराखंड की सरकार उस जांच को करा रही है। उस जांच पे हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते निश्चित तौर पर उसके अच्छे परिणाम आएंगे। देखिए, महज अगर खाना पूर्ति करने का कार्य सीबीआई कर रही है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यूके जो है पेपर लीक का मामला है वो प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और आने वाले जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, जो बेरोजगार साथी हैं, उनके भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर सिर्फ इस मुद्दे पर भी सीबीआई सरकार के हाथ की कठपुतली बन के कार्य करेगी। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर बाजपुर से है, जहां घरों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम नमूना दियोहरी निवासी ग्रामीण उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पर एकत्र हुए, जहां लोगों ने घरों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अनिल वाल्मीकि ने कहा कि लोगों के घरों की छतों के ऊपर से हाई वोल्टेज लाइन गुजर रही है, जिससे कई बार मवेशियों की मौत हो चुकी है और कई बच्चे भी करंट की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में लोगों को अपने बच्चों और मवेशियों की जान को खतरा बना हुआ है। इस दौरान उन्होंने एसडीएम से विद्युत लाइन को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये नमूना दोहरी के लोग हैं ये, और खेतवा सिंह कॉलोनी में सबका निवास स्थान है। इनके घरों के ऊपर से 11,000 की लाइन गुजर रही है, जो काफ़ी समय से ये लोग लिख के प्रशासन को दे चुके हैं। आज ये आए हैं और मैं 2-4 दिन पहले इनके एरिया में गया था। मैंने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने कहा मुझसे कि भाई ये आए दिन यहाँ पे बच्चों को काफ़ी करंट लग चुका है और आकस्मिक मौतें भी वहाँ पर हो चुकी हैं और ये लाइन हटवाई जाए। तो मैं आया हूँ एसडीएम महोदय के पास। एसडीएम यहाँ पर नहीं है, तो उनके पेशकार को हमने ज्ञापन दिया है और ये लाइन जो हटनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सारे ही आप देख रहे हो, सारे सब ग्रामवासी हैं, सब ग्रामीण से आए हुए लोग हैं। और अब खबर सितारगंज से है, जहां महाविद्यालय नानकमत्ता में आयोजित तहसील दिवस पर इस बार जन समस्याओं की गूंज और समाधान की गति दोनों का साक्षी बना। जहां मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि कोई भी समस्या लंबित ना रहे और हर शिकायत का निस्तारण तय समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि जन शिकायतें सरकार की प्राथमिकता हैं और जनता को अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, इसलिए जिस स्तर की समस्या है उसी स्तर पर उसका तत्काल समाधान हो। नानकमत्ता में एक तहसील दिवस ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें समस्त जिला स्तरीय अधिकारी और हम लोग यहाँ पे पूर्व विधायक, हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब, सभी लोग उपस्थित थे। डिफरेंट एरियाज से लोग आए और जनता ने हमारे सामने अलग अलग विभागों की कंप्लेंट्स रखी। टोटल मिलाकर हमारे वहाँ 29 कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें से लगभग 15 से 18 के बीच की जो कंप्लेंट्स उनका रेजोल्यूशन अभी हो चुका है। कुछ राशन कार्ड से रिलेटेड थी, कुछ जल जीवन मिशन से रिलेटेड थी, कोई आधार कार्ड से रिलेटेड थी, कोई रोड से रिलेटेड थी। तो जो कंप्लेंट जैसे रोड या नई रोड की डिमांड है, उन कंप्लेंट्स के लिए हमने डीपीआर बनाने के लिए आदेश दे दिए हैं। आने वाले समय में जो भी हमारे पास फंड प्रोविजनिंग रही है, हम उसका निस्तारण उस हिसाब से करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। सितारगंज नगर के वार्ड 12 में बीते सोमवार सुबह हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर गौ संरक्षण स्क्वाड व पुलिस ने एक बाइक से पॉलिथीन में पैक गौवंशीय मांस बरामद कर बड़ा खुलासा किया है।
लेकिन आरोपी मोहसिन पुत्र मोहम्मद अली निवासी वार्ड नंबर 8 पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। घटना के समय गौ संरक्षण स्क्वाड प्रभारी पंकज और प्रमोद कुमार, पुष्कर राठौर, एसआई जनार्दन भट्ट, चंद्र प्रकाश ने बाईपास कॉलोनी में आरोपी को रोकने की कोशिश की, पर वो बाइक छोड़ गलियों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। सुबह के समय एक गौ वंश का कटा हुआ मांस मिला। गौ स्क्वाड के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा उसको पकड़ा गया और कल उसमें मुकदमा भी लिख दिया गया। हमने पुलिस प्रशासन को 12 घंटे का समय दिया, उसके बाद भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हम आज पुलिस प्रशासन से मांग करने आए, या तो आप उनकी गिरफ्तारी करो, वरना हम यहीं बैठे हैं। अभी तो आपको 2, 4, 5, 10 लोग दिख रहे हैं, फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। और अब खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित अपने शासकीय आवास में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले चंपावत निवासी पर्वतारोही वीरेंद्र सिंह सामंत का सम्मान किया। मंत्री जोशी ने उन्हें शॉल और पौधा भेंट कर उनकी उपलब्धि की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सामंत का साहस और समर्पण राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। गौरतलब है कि सामंत ने 18 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा और एनसीसी का ध्वज फहराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का